हेलो स्टूडेंट्स, हमारे 2 पेपर कंप्लीट हो चुके थे। फर्स्ट पेपर अलजेब्रा, सेकंड पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब है हमारा थर्ड पेपर जिसमें 2 बुक्स हैं, डायनामिक्स एंड सी प्रोग्रामिंग। दोनों में 5 यूनिट हैं। इसमें भी सी प्रोग्रामिंग हमारा प्रैक्टिकल का भी पोर्शन है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे डायनामिक्स की फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट चैप्टर ही, मूल संकल्पनाएं शुद्ध गति की तथा बल गति की। ये हमारा चैप्टर है जो कि फर्स्ट यूनिट का ही पोर्शन है। बल क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमारे यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट है जो हम आगे चल के अपने दूसरी डेफिनेशंस में यूज़ बनेंगे। तो सबसे पहले है विस्थापन, कि विस्थापन क्या होता है। किसी गतिशील कण का विस्थापन उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। एक कण है और कण कैसा है, गतिशील है, यानी वो कण निरंतर गति कर रहा है। उस कण की स्थिति में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, उस कण का विस्थापन कहलाता है। वेग है, वेग किसी कण के विस्थापन की दर को उसका वेग कहते हैं। कण है जो कि गतिशील है, उस गतिशील कण के विस्थापन की दर यानी विस्थापन में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, उस कण का वेग कहलाता है। वेग एक सदिश राशि होती है जिसे स्मॉल v से डिनोट किया जाता है। वेग 2 तरीके से होते हैं, एक है अचर वेग, दूसरा है चर वेग। अचर वेग होता है यदि कोई कण एक ही दिशा में चले और उस दिशा में उसके चलने की दर भी अपरिवर्तित रहे, अचर वेग कहलाता है। एक कण है जो कि गति कर रहा है, अगर वो कण गति करते सिर्फ एक ही दिशा में गति कर रहा है और उस दिशा में गति करते हुए उसके चलने की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें दूरियों में है, तो वो क्या कहलाता है, अचर वेग कहलाता है। दूसरा है चर वेग। चर वेग है कि यदि कण का वेग एक समान न हो, यानी जब कण गति करता रहता है और उस जिस दिशा में गति कर रहा है तो किसी भी समय अंतराल के बीच में उसके वेग में अगर परिवर्तन हो जाता है, यानी अगर कण का वेग समान नहीं है तो वो क्या कहलाता है, चर वेग कहलाता है। ये था हमारा वेग। अब है हमारी त्वरण। त्वरण होता है किसी गतिशील कण के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। कोई कण है जो कि कैसा है, गतिशील है, उस गतिशील कण के वेग में जो परिवर्तन होता है वही परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। त्वरण को स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। ना अब है हमारा वेग जिसे स्मॉल v से डिनोट किया जाता है। वो क्या होता है, dx/dt। dx/dt जहाँ x क्या है, मेरी दूरी है और t मेरा समय है, यानी t समय में दूरी में जो परिवर्तन होता है वही क्या है, वेग है। हम यहाँ से डेफिनेशन, नॉर्मल डेफिनेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। त्वरण जिसे f से डिनोट किया जाता है वो वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, जो कि dv/dt। यहाँ से अगर हम v की वैल्यूज पुट कर दें dx/dt तो हमारा क्या हो जाएगा, d2x/dt², यानी त्वरण की 2 वैल्यूज हो गई, dv/dt एंड दूसरी d2x/dt²। नाउ त्वरण की एक और फॉर्म भी होती है, क्योंकि त्वरण होता है हमारा f = dv/dt। इस dv/dt को हम लिख सकते हैं dv/dx × dx/dt। dx/dt क्या होता है, हमारा वेग होता है। वेग है जिसे स्मॉल v से डिनोट किया जाता है, वो हम पुट कर देते हैं तो त्वरण की एक और वैल्यूज़ हमारी आ चुकी है, जो कि क्या हो चुकी है, v dv/dx है। तो त्वरण की 3 वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है dv/dt, एक होती है d2x/dt² और तीसरी होती है v dv/dx। ये तो त्वरण और वेग, ये 2 डेफिनेशंस याद होनी चाहिए कि v होता है dx/dt, त्वरण होता है f जो कि v dv/dt। बाकी इसकी ये 2 फॉर्म्स हैं। नॉर्मली dx/dt को हम डिनोट करते हैं x डॉट से और d2x/dt² को डिनोट किया जाता है x डबल डॉट से। ये सिर्फ t के रिस्पेक्ट ही डिफरेंशियल में शो में किया जाता है। तो आप कहीं पर dx/dt को x डॉट से डिनोट किया जाएगा तो उसका मतलब यही होगा कि वो हमारे पास dx/dt है। कहीं पर x डबल डॉट को d2x/dt² को x डबल डॉट से भी डिनोट किया जाएगा तो सेम मीनिंग है। अब है हमारे क्वेश्चंस हैं। नाउ मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं तो आप यहीं पर ही देख लीजिए कि हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, जो कि है कि यदि एक सरल रेखा में गतिमान किसी कण द्वारा लिया गया समय तय की हुई दूरी के वर्गानुपाती है
तो सिद्ध करो कि त्वरण दूरी के व्युत्क्रम घनानुपाती होगा। ये क्या कह रहा है, हमारा एक कण है जो कि किसी सरल रेखा में गति कर रहा है, उस कण द्वारा लिया गया समय तय की गई दूरी के वर्ग के अनुपाती है। यानी जो कण है, जो कि सरल रेखा में गति कर रहा है, उस गति करते हुए कण में जो समय होगा, उस समय में जो समय है वो क्या है, उस दूरी के वर्ग के समानुपाती है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्वरण उस दूरी के व्युत्क्रम घनानुपाती होगा। आ गया समझ में। तो ये हो गई हमारी एक सरल रेखा हो गई है हमारी, ठीक है। यहाँ हमारी एक प्रारंभिक स्थिति हो गई, ये हमारा बिंदु हो गया, कण इसी पे ही गति कर रहा है। ये बिंदु मैंने O दे दिया है, ये बिंदु मैंने P दे दिया है। इस बिंदु से बीच की दूरी मैंने डिफाइन कर दी है x, और t मेरा टाइम हो गया है t। O प्रारंभिक स्थिति है जहाँ से कण गति करना स्टार्ट करेगा, और P इन दोनों के बीच की दूरी x है, और इस दूरी में जो समय लगा है वो है हमारा t। हमें दिया हुआ है कि कण गति कर रहा है, उसका समय में तय की गई दूरी के क्या है, वर्ग के अनुपात है, सॉरी समानुपाती है। तो हमने मान लिया कि कण की t समय में जो दूरी तय करता है वो दूरी क्या है, x है, दूरी x है। तब दिया हुआ है कि जो समय है वो दूरी के वर्ग के समानुपाती होगा। तो दूरी हमारी x है, इसका वर्ग क्या हो गया, x²। चूँकि समय दूरी के वर्ग के समानुपाती है तो t समानुपाती x²। और जब हम समानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जो कि हमने लगा दिया k। तो जब समानुपाती का हमने साइन हटाया तो t = k x², जहाँ k एक अचर राशि है। हमें त्वरण को प्रूफ करना है, तो त्वरण क्या होता है, dv/dt, जहाँ v हमारा वेग होता है। तो यानी सबसे पहले हमें v फाइंड करना होगा, और v क्या होता है, dx/dt, यानी x का t के सापेक्ष में अवकलन। तो इसीलिए समीकरण 1 का हम क्या कर रहे हैं, t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ध्यान रखना x कोई वेरिएबल है, कांस्टेंट वैल्यूज नहीं है, इसलिए इस x का भी t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अवकलन होगा। नाउ जब हमने समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन किया तो t का अवकलन हो गया 1, k कांस्टेंट है। सबसे पहले इस x का करेंगे तो x² का क्या होगा, 2x। चूँकि हम डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसीलिए x² का 2x और फिर dx/dt। यहाँ मेरी dx/dt की वैल्यूज़ क्या हो गई है, 1/2kx, जो कि मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। क्लियर है। नाउ अब चूँकि हमें त्वरण को प्रूफ करना है, त्वरण f जो क्या होता है, d²x/dt²। तो यानी समीकरण 2 का दोबारा से मैं t के रिस्पेक्ट अवकलन कर देती हूँ तो मेरा त्वरण फाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए इस समीकरण 2 का जो कि dx पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन तो ये हो गया d²x/dt²। नाउ 2 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है। नाउ 1/x, सबसे पहले 1/x का अवकलन करेंगे। तो 1/x का अवकलन क्या होता है, -k 1/x²। नाउ चूँकि हम अवकलन t के सापेक्ष कर रहे हैं और ये सिर्फ x का ही अवकलन हुआ है, t के सापेक्ष करोगे तो dx/dt। समीकरण 2 से हम dx/dt की वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो गया -1/4k² में x3। 4 एक कांस्टेंट वैल्यूज है, k भी एक कांस्टेंट वैल्यूज है, तो नो इफेक्ट। त्वरण मुझे मिल चुका है जो कि कैसा है, ऋणात्मक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जो दूरी है x वो क्या दी हुई है, 1/x³ है, जो कि दूरी क्या है, एक क्यूब में दी हुई है, जो इस त्वरण के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। और हमें यही प्रूफ करना था कि जो हमारा त्वरण होता है वो दूरी के व्युत्क्रम घनानुपाती होगा। और दूरी हमारी x है जो कि घनी है, यानी क्यूब में ही दी हुई है, जो कि 1/x³ की फॉर्म में है। अगर हम यहाँ से नॉर्मली फॉर्म निकालते हैं तो f इज समान 1/x³। यही आ गया। यही हमें प्रूफ करना था कि जो त्वरण है वो दूरी के व्युत्क्रम घनानुपाती होता है। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि कंप्लीट हो गया है। नाउ अब है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। सेकेंड एग्जाम्पल है कि यदि एक कण इस प्रकार गमन करता है कि इसका वेग एक स्थिर बिंदु से इसकी दूरी की किसी घात इकाई से कम नहीं के समानुपाती है जिसकी ओर यह अग्रसर हो रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि यह उस बिंदु तक कभी नहीं पहुंचेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन देखो। एक कण इस तरीके से गति कर रहा है कि जो उसका वेग है
एक स्थिर बिंदु से इसकी दूरी के किसी घात के समानुपाती है। स्थिर बिंदु से, अब स्थिर बिंदु कोई भी हम जब डिफाइन करेंगे तो उस स्थिर बिंदु से जो दूरी होगी उस दूरी की घात के क्या है, समानुपाती है। और दूरी की घात के समानुपाती दिया हुआ है, साथ में लिखा है कि इकाई से कम नहीं, यानी जो दूरी की घात होगी वो 1 से कम नहीं होगी, 1 या फिर उससे ज़्यादा होगी। और यही कण जिसकी ओर यह क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहा है। स्थिर बिंदु से जिसकी दूरी हमें दी हुई किसी घात के वेग है जो भी समानुपाती दिया हुआ है, जिसकी ओर यह अग्रसर हो रहा है। हमें ये प्रूफ करना है कि यह उस बिंदु तक कभी नहीं पहुंचेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं ना। तो इसके लिए सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले ये हमारी एक सरल रेखा है। ये बिंदु O है, ये बिंदु P है, ठीक है। ये स्थिर बिंदु है और ये स्थिति बिंदु है जिस पर कण गति करते हुए आता है। बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी x दी हुई है। हमें ये क्वेश्चंस में हमें इसने डिफाइन किया था यहाँ पर कि स्थिर बिंदु से इसकी दूरी की किसी घात के समानुपात जिसकी ओर यह अग्रसर हो रहा है, यानी जो कण है वो किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, स्थिर बिंदु की ओर अग्रसर हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो बिंदु O से अगर हम जब चलना स्टार्ट करते हैं, कोई भी कण यहाँ से गति करना अपना स्टार्ट करता है तो वो t समय लगता है उसे बिंदु P पर पहुँचने में। अब जो कि ये कण है ये स्थिर बिंदु से ही क्या आ रहा है, वहाँ पर अग्रसर हो रहा है स्थिर बिंदु की तरफ, तो टाइम तो वही लगेगा t, लेकिन ये यहाँ से दूसरी साइड में आ रहा है, बिंदु P से O की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो जो साइन लगेगा वो साइन किस में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है इसमें और कुछ नहीं है। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि O एक स्थिर बिंदु है तथा t समय पर कण की स्थिति P है, कि O हमारा एक स्थिर बिंदु दिया हुआ है और उस स्थिर बिंदु O पर t समय पश्चात जो कण होगा वो किस बिंदु पर स्थित होगा, P पर। बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी दी हुई है x है, जो हमने डिफाइन कर ली है। नाउ अब अगर चूंकि ये तो इसकी प्रारंभिक स्थिति है जिस पर वेग इसका जब यहाँ से कण गति करने स्टार्ट करेगा तो हमने मान लिया कि बिंदु O से स्टार्ट होकर बिंदु P पर पहुँचेगा, तो इस बिंदु P पर कण का वेग क्या है, v है। और हमें दिया हुआ है क्वेश्चंस में यहाँ पर कि जो वेग है वो दूरी की घात के समानुपाती है, और घात क्या है, इकाई से कम नहीं होनी चाहिए। तो हमने डिफाइन कर ली कि v समानुपाती x की पावर n, और चूंकि क्वेश्चंस में डिफाइन कर दिया है इन्होंने पहले ही कि घात है वो इकाई से कम नहीं है, यानी 1 से कम नहीं होगी, 1 या उससे ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ n की कंडीशन होगी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब हम समानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यूज आती है जो कि k। यहाँ नेगेटिव साइन क्यों लगाया है हमने, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि वो इस बिंदु O पर कभी नहीं पहुँचेगा, तो यानी वो P से वापस इस O की तरफ दूसरी साइड में आ रहा है, इसलिए साइन क्या है, नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव साइन डिफाइन किया है हमने। कि एक कांस्टेंट वैल्यूज है, v की वैल्यूज हमारी होती है dx ओवर में dt, तो ये हो गया हमारा dx ओवर dt, हमने पुट कर दी v की वैल्यूज dx ओवर dt इज इक्वल टू -k इंटू एक्स की पावर n। नाउ चूँकि यहाँ पर जो x और t के फंक्शन है, हमारे पास x का फंक्शन है, वह चरों को अलग अलग पृथक कर सकते हैं अब हम, तो ये हो गया हमारा x के फंक्शन, ये हो गया हमारा t का फंक्शन। जैसे ही चरों को अलग अलग किया, इसका समाकलन किया, समाकलन करने पर dt का समाकलन क्या होता है, t है, कि कांस्टेंट वैल्यूज है तो -1/k एज इट इज़। नाउ 1/x की पावर n है, उसका जो समाकलन होता है वो क्या होगा, x की पावर n को ऊपर ले जाओ तो x की पावर -n इंटीग्रेशन ऑफ dx। उसी फॉर्मूले से अगर हम जब करते हैं x की पावर n से तो क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 यानी -n+1/n+1। ये हो गया इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। नाउ जब इस x की पावर को नीचे लाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी n-1। तो t इज इक्वल टू हमारा इंटीग्रेशन आ चुका है, t इज इक्वल टू -1/k इंटू 1/-n+1 इंटू एक्स की पावर n-1 प्लस में c1, जहाँ c1 क्या है, हमारा समाकल स्थिरांक है। ना अब यहाँ पर दो केस बनते हैं, क्या है, चूँकि इन्होंने दिया था कि जो वेग है वो दूरी के घात के समानुपाती है और घात है वो इकाई से कम नहीं है, तो हमने अपनी कंडीशंस डिफाइन कर दी थी घात की n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पर दो कंडीशन बनती है कि जो घात है या तो n ग्रेटर देन 1 हो कि 1 से बड़ा हो, और दूसरी कंडीशन है जब n क्या हो 1 के
बराबर हो। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट केस लेकर चलते हैं। हमारा फर्स्ट केस है कि यदि n ग्रेटर देन 1 यानी हमारी जो घात है वो 1 से बड़ी हो, तब क्या होगा, x बराबर 0। x बराबर 0 किस लिए है, चूँकि जब भी हमारा कण O जो कि एक स्थिर बिंदु है और जब यहाँ से जाने स्टार्ट करता है तो प्रारंभिक वेग क्या होता है, उस कण का 0 होता है t समय पर। ठीक है, तो जब इसको वापस, क्योंकि O से P पे तो जा चुका है, P से O की तरफ आ रहा है, टाइम तो उतना ही लगेगा t, लेकिन प्रारंभिक स्थिति क्या होती है हमेशा x बराबर 0, क्योंकि वो बिंदु स्थिर बिंदु O की तरफ अग्रसर हो रहा है और स्थिर बिंदु पर प्रारंभिक वेग हमेशा 0 होता है, इसलिए इसकी दूरी क्या होगी, 0 होगी। तो अगर n ग्रेटर देन 1 है तब क्या है, x बराबर 0, x बराबर 0 रख देंगे तो बिंदु O पर पहुंचने में कण को कितना समय लगेगा, t ही समय लगेगा, क्योंकि टाइम है वो t से ही डिफाइन होता है। समीकरण 2 में x इज इक्वल टू 0 पुट करो, हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। ये क्या बन गया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, यानी हमारा समय क्या हो गया, इन्फिनिटी, अनंत आ गया है, जो कि परिभाषित नहीं है। तो यानी जब n ग्रेटर देन 1 है तो उस कंडीशंस में मेरा जो कण है वो बिंदु O पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो क्या मिल जाएगा, उसका समय अनंत है, जो कि डिफाइन नहीं होता है। सेकेंड केस अब हम लेते हैं जब n बराबर क्या हो, 1 हो। n बराबर 1 है तो n बराबर 1 जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, v इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स की पावर, यहाँ पर पुट कर दो। जैसे ही n बराबर 1 पुट करोगे तो देन हमारा v क्या मिल जाएगा, माइनस के एक्स, और v की वैल्यू क्या होती है, dx ओवर dt। x के फंक्शन है, t का फंक्शन, दोनों चरों को अलग अलग पृथक कर सकते हैं। ये हो गया हमारा t का फंक्शन, ये हो गया हमारा x का फंक्शन। चरों को पृथक करने के बाद दोनों का समाकलन करो, तो dt का समाकलन t के कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज 1/x का समाकलन क्या होता है, log x प्लस में c2। c2 क्या है, एक समाकल स्थिरांक है। वापस चूंकि हमारा कण बिंदु स्थिर बिंदु O की तरफ अग्रसर हो रहा है तो उस कंडीशन में स्टार्टिंग में तो कण क्या है, विराम अवस्था में है, तो x बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो इसीलिए समीकरण 3 में x बराबर 0 रखने पर वो क्या बिंदु O पर कण पहुंचेगा, जिसमें समय क्या लगेगा, t लगेगा। तो समीकरण 3 में यहाँ x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। जैसे ही समीकरण 3 में x इज इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे तो ये हो गया, क्योंकि log 0 की वैल्यू परिभाषित नहीं होती है, इसका मान परिभाषित नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम कभी इसका मान परिभाषित करते हैं तो अनंत होता है log 0 का मान, लेकिन जो कि पर्टिकुलर वैल्यूज़ नहीं है कि log 0 की वैल्यू इन्फिनिटी ही होती है, क्योंकि ये मान कभी भी परिभाषित नहीं होता है। लेकिन हम क्वेश्चंस वगैरह जब भी हम सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यूज़ हम इन्फिनिटी डिफाइन करते हैं। तो log 0 की वैल्यू अनंत, वापस से ये क्या मिल गया, मुझे अनंत मिल गया, जो कि परिभाषित नहीं है। तो यानी जब n बराबर 1 है तब भी मेरा कण स्थिर बिंदु O की ओर नहीं पहुंचेगा। दोनों ही कंडीशंस डिफाइन कर दी कि जब n ग्रेटर देन 1 था और n इज इक्वल टू 1, यानी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तब कण कभी भी वापस बिंदु O पर नहीं पहुंचेगा। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि कंप्लीट हो गया है। नाउ अब है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। तुम्हारे यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं सॉल्यूशन तुम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, सिर्फ क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया तो सॉल्यूशन खुद दे सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस में ही सॉल्यूशन डिफाइन है। तुम्हें यहाँ पर सिर्फ यही एक बेनिफिट मिलेगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, एक कण सरल रेखा में इस प्रकार गतिमान है कि t समय पर इसकी स्थिति एक स्थिर बिंदु से दूरी x t की पावर n के समानुपाती है। t समय पर वेग v और त्वरण f हो तो ये प्रूफ कीजिए। ना एक कण है जो कि किस पे गति कर रहा है, एक सरल रेखा पर गति कर रहा है, वही हमने बिंदु डिफाइन कर दिया, o और p है। दूरी हमने डिफाइन कर दी, इनके बीच की x है। ये कण इस सरल रेखा में गति कर रहा है। t समय पर इसकी स्थिति एक स्थिर बिंदु से दूरी x t की पावर n, यानी t समय पर जो ये कण है, इस कण की दूरी x समय t की पावर n की क्या होती है, समानुपाती होती है। दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है। अब अगर t समय पर इस कण का वेग v और त्वरण f है तो हमें ये कंडीशंस प्रूफ करनी है, v² इज इक्वल टू nf(x) अपॉन में n माइनस में 1। नो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें दिया हुआ यह है कि जो दूरी x है वो टाइम t की पावर n के क्या है, समानुपाती है। तो हमें ले लिया कि x इस समानुपाती t की पावर n।
ना जब समानुपाती का साइन हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू जाती है जो हमने के डिफाइन कर दी, x इज इक्वल टू के टी की पावर n, जो कि हमारी समीकरण 1 हो गई। के क्या है? एक अचर राशि। ना अब समीकरण 1 के दोनों ही पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर हम इस समीकरण 1 का दोनों ही तरफ क्या कर रहे हैं? t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। जैसे t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो x का अवकलन क्या होगा? dx ओवर dt। dx ओवर dt क्या होता है? मेरा वेग v होता है। इसका करो k कांस्टेंट है, t की पावर n का करोगे फॉर्मूला वही है, क्या हो जाएगा? n इंटू टी की पावर n माइनस 1। समीकरण तो वापस से समीकरण 2 का दोनों ही तरफ दोनों ही पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx ओवर dt का जब वापस से t के रिस्पेक्ट अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, जो कि मेरा क्या होता है? त्वरण f होता है। के कांस्टेंट वैल्यूज है, n भी कांस्टेंट है एज इट इज। t की पावर n माइनस 1, टी की पावर n माइनस 1 का जब अवकलन करोगे x की पावर n के ही फॉर्मूले से तो क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू टी की पावर n माइनस 2। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 2 में समीकरण 3 से क्या दे रहे हैं? भाग दे रहे हैं। जैसे समीकरण 2 में 3 का भाग हो गया, LHS तो क्या है? v और f है तो v अपॉन f हो गया। RHS में के एन इंटू टी की पावर n माइनस 1 अपॉन में के एन इंटू एन माइनस 1 टी की पावर n माइनस 2। के से के कैंसिल आउट, n से n कैंसिल आउट, यहाँ टी की पावर n माइनस 1 है, यहाँ टी की पावर n माइनस 2 है। कैंसिल आउट करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा? t बचेगा n माइनस 1। तो v ओवर f क्या बच गया? t अपॉन में n माइनस 1। यहाँ से जब t की वैल्यूज़ निकालोगे तो n माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो t हो गया है t इज इक्वल टू v इंटू n माइनस 1 अपॉन में f। ये हो गया हमारे समय t की वैल्यू। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी समीकरण 1 थी x इज इक्वल टू के इंटू टी की पावर n, इस समीकरण 1 को हम किसका भाग दे रहे हैं? समीकरण 3 का भाग दे रहे हैं। जैसे समीकरण 1 में समीकरण 3 का हम भाग देंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी? समीकरण 1 के LHS साइड में है हमारा x है और समीकरण 3 में LHS साइड में f, तो इधर तो हो गया x ओवर f में इज इक्वल टू RHS में है इधर k इंटू टी की पावर n और इधर है k इंटू n माइनस 1 इंटू टी की पावर n माइनस 2 है। तो जैसे ही यहाँ पर अब भाग दोगे k से k कैंसिल आउट है, एक पावर से पावर क्या बचेगा? सिर्फ x अपॉन f इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन में n इंटू n माइनस 1। जब समीकरण 1 को वापस से समीकरण 3 से भाग दिया है। नाउ अब हमने समीकरण 4 में अभी हमने एक समीकरण 4 हमने फाइंड आउट करी थी जिसमें हमारी क्या थी? t की वैल्यूज़ थी। t क्या था? v इंटू n माइनस 1 अपॉन में f। इस t के मान को इस समीकरण 5 में रखने पर जैसे रखोगे यहाँ पर t स्क्वायर है तो जैसे ही मान रखोगे स्क्वायर करके तो मान क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में f स्क्वायर। ये आ गया। यहाँ पर एक f से f कैंसिल आउट हो गया, n माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो उससे एक n माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। ये सिर्फ क्या बचा? x इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू n माइनस 1 अपॉन में nf। यहाँ वी स्क्वायर निकालोगे ये वैल्यू इधर चली जाएगी, nf(x) अपॉन में n माइनस में 1। ये थी हमारा फर्स्ट डे जिसके 3 एग्जाम्पल्स थे, हमने तीनों ही कंप्लीट कर लिए हैं। इसका मेन यही है कि इस बुक के जो भी क्वेश्चन है सब कुछ क्वेश्चंस में ही डिफाइन होता है। अगर तुम लोगों ने क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लिए तो सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। मेन क्वेश्चन में फोकस करना है क्वेश्चन के ऊपर। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो वापस से पूछ लेना है। ये आपके 3 एग्जाम्पल है। इसके बाद हम अर्य वेग अर्य त्वरण, ये हमारे सिर्फ बेसिक कंसेप्ट थे, बेसिक क्वेश्चन थे। हमारा मेन टॉपिक है इस पर अर्य वेग अर्य त्वरण, ये क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, तो हम वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपका जो भी इनमें कोई डाउट हो तो वो पूछ लें।